हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और आज हमने उसमें लास्ट टर्न पे एक टॉपिक और कंप्लीट किया था, हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। जिसने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, आप पीछे जाकर पहले वो टॉपिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम आगे की स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स की काइनेटिक स्टेबिलिटी कैसी होती है। काइनेटिक स्टेबिलिटी समझने के लिए आपको दो चीजों का पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है और हमारा कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जो हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो, जब हमारा इसमें मेटल क्या होता था, मेटल जब हमारा लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करता था, लिगेंड के साथ जब हमारा मेटल रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स किस तरीका का होता है, ऐसे ही तो होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनाता है जब हमारा मेटल लिगेंड के साथ रिएक्ट करेगा, तब एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ये जो रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन, मेटल की लिगेंड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाने की जो रिएक्शन होती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, इसमें मेटल लिगेंड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा और कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होकर मेटल और लिगेंड में ब्रेक भी हो जाएगा। इस तरह की ये रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल का मतलब ही तो यही होता है, जो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो सके। अब जब ये रिएक्शन रिवर्सिबल में होती है तो इसका मतलब इसमें एक इक्विलिब्रियम भी बनेगा। जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम फॉर्म होती है, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या बोलते थे, थर्मोडायनामिक कांस्टेंट या थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बोलते थे। देखो, जब इक्विलिब्रियम बनेगी, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, साम्यावस्था, जहां पे रिएक्शन क्या होती है, हमारी बैलेंस्ड हो जाती है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाती है, हमारी बैलेंस हो जाती है। वो पॉइंट होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, मतलब जहां पे रिएक्शन हमारी स्टेबल हो जाएगी, उस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बोलते हैं। हम उसको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बोलते हैं हम उसको। अब जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है, उसका रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। देखो, अगर जो हमारी रिएक्शन है, इस तरीके के हमें कोई रिएक्शन दे दी, जो रिएक्शन होती है हमारी, रिएक्शन अगर हमारी कैसी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन का रेट ज्यादा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन का रेट ज्यादा है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कैसा है, कम है। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कैसा है, लो है, और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कैसा है, ज्यादा है। तब जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर होगी, ये हमारी स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल कैसे हो जाएगी, देखो, जब हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा हो रहा है तो हमारा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, मतलब उसमें प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और डिसोसिएशन कैसा होगा, डिसोसिएशन कम होगा, तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं और फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं हम इसको। फॉर्म ही तो हो रहा है कॉम्प्लेक्स, ज्यादा रेट में फॉर्म हो रहा है और कम रेट में डिसोसिएट हो रहा है। फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट या थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट। थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट का तो पता चल गया आपको क्या होता है, फॉरवर्ड कांस्टेंट भी, फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते थे। और अब तो ये बात होगी फॉरवर्ड की। अब बात करें बैकवर्ड रिएक्शन की। अब जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, हमने रिवर्सिबल रिएक्शन ली है, जब हमने इसमें फॉरवर्ड के बारे में बात की तो बैकवर्ड के बारे में भी तो बात करनी होगी। देखो, जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है, बैकवर्ड रिएक्शन को हम दो नाम देते हैं, क्या, एक तो डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन में, डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ से अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसको दूसरा नाम क्या बोलेंगे, अनस्टेबलाइज्ड कांस्टेंट या अनस्टेबल कांस्टेंट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा बीटा और के किस तरीके से रिलेट करता था, बीटा रेसिप्रोकल होता है के का,
ऐसे ये दोनों क्या करते थे, एक दूसरे को रिलेट। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारा जो देखो यहाँ पे के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इसमें फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसका, कॉम्प्लेक्स का। अगर हमारा डिसोसिएशन का रेट ज्यादा होगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स कम बनेगा, यानी कि फॉर्मेशन होगा कॉम्प्लेक्स का वो लो होगा। अब ऐसे ही उल्टा ले लीजिए, अगर हमारा फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है कॉम्प्लेक्स में, तो इसमें जो डिसोसिएशन होगा वो लो होगा। अरे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब क्या है, जब एक ज्यादा होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक लो हो जाएगा, ये होता है। अब इसमें ये तो बात हो गई कल की, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आज का टॉपिक है काइनेटिक स्टेबिलिटी। क्या, काइनेटिकली स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब जो हमारी काइनेटिक स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की, वो किस पर डिपेंड करती है। काइनेटिक स्टेबिलिटी भी हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की तरह फॉर्मेशन जो होता है कॉम्प्लेक्स का, उसके रेट पर डिपेंड करती है। देखिए आज का पहले तो टॉपिक डाल लीजिए आप। टॉपिक क्या है हमारा, काइनेटिकली स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। काइनेटिकली स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी तो पता चल गया आपको क्या होता है। अब बात करें काइनेटिक स्टेबिलिटी। देखो जो काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की, वो डिपेंड करती है कॉम्प्लेक्स में जो बन रहा है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे हमारा ये कॉम्प्लेक्स बन रहा था, ऐसे ही तो बन रहा था, कैसे, मेटल और लिगेंड के रिएक्ट करने पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, इसके रेट पर डिपेंड करती है हमारी काइनेटिक स्टेबिलिटी। किसके रेट पर, ये जो कॉम्प्लेक्स कितनी स्पीड से बन रहा है, क्या रेट है कॉम्प्लेक्स बनने का, उस पर डिपेंड कर रहा है हमारी काइनेटिक स्टेबिलिटी। देखो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, अब इसमें बात करें तो डिपेंड करती है इस चीज पे कि हमारा कॉम्प्लेक्स जो होता है किस रेट से बन रहा है। जैसे हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती थी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती थी कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा। फॉर्मेशन क्या ज्यादा होगा, फॉर्मेशन का रेट ज्यादा होगा। इसी तरीके से काइनेटिक स्टेबिलिटी है, काइनेटिक स्टेबिलिटी कब होगी, काइनेटिक स्टेबिलिटी डिपेंड तब करेगी जब हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हाई होगा। अब जो कॉम्प्लेक्स है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो कॉम्प्लेक्स है क्या ये एक ही स्टेप में बन सकता है। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे, जब मेटल लिगेंड के साथ रिएक्ट करता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कैसे है, जो हमारा मेटल होता है लिगेंड के साथ रिएक्ट करके एक ही स्टेप में कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, ये एक से ज्यादा स्टेप्स में हो सकता है। अब आप एक से ज्यादा स्टेप्स में डायरेक्ट बनाएंगे या इनडायरेक्ट बनाएंगे, वो आप पर डिपेंड करेगा। अब इसमें एक चीज देखिए आप, हमने क्या बताया अभी, हमने अभी आपको बताया कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है एक ही स्टेप में नहीं बनेगा, एक स्टेप में नहीं बनेगा, एक से ज्यादा स्टेप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आप उसको बना सकते हैं। अब जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स है, जब एक से ज्यादा स्टेप में बन रहा है और कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन कैसी हो रही है, रिवर्सेबल रिएक्शन हो रही है। जब इसमें रिएक्शन रिवर्सेबल है तो इसमें हर रिएक्शन में क्या बनेगा, हर रिएक्शन में एक इक्विलिब्रियम भी तो बनेगी। देखो जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया और रिएक्शन कैसी हो गई हमारी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। जब हमारी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो उसमें क्या बनती है, इक्विलिब्रियम बनती है। हर रिएक्शन में जब एक से ज्यादा स्टेप आप करोगे तो हर स्टेप के लिए अलग अलग इक्विलिब्रियम फॉर्म होगी और अलग अलग इक्विलिब्रियम के लिए हम अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता है, ये एक्टिव मास जो आपने पढ़े थे 12th में, एक्टिव मास का लॉ जो पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्टिव मास,
इसमें हम क्या करते थे, हम इसमें देखते थे कि ये कैसे निकलता था, लॉ ऑफ एक्टिव मास हम इसमें, और स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे निकालते थे इसके बेसिस पर। देखो जो हमारा मेटल प्रोडक्ट होता था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आ जाता था यहाँ पे, ये उसमें आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और ये भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। कैसे आ जाएगा ये आपको बताएंगे हम इसमें। और इसमें फिलहाल एक बात बताइए, जब एक से ज़्यादा स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, हर कॉम्प्लेक्स के लिए रिएक्शन कैसी हो रही है, रिवर्सेबल, हर रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सेबल होगी। रिवर्सेबल होगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म इक्विलिब्रियम बनेगी इसमें। और ये जो हम इस रिएक्शन को नाम देंगे, क्या नाम देंगे इसको ये अलग अलग स्टेप में हो रही है, तो इसे हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। जो हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की, इसको हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स जो होगा एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक से ज्यादा स्टेप में बन रहा है। देखिए अब इसको जब हम करेंगे, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। देखो इसमें लिखिए, काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। लिखिए इसमें, काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की जो काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कैसी रिएक्शन पे डिपेंड करती है, कि जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पर डिपेंड करेगी। और अब हम बताएंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है कैसा प्रोसेस है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें अब हम आगे लिखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स is a complicated process, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कैसा है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एक स्टेप में आप इनको नहीं बना सकते, कॉम्प्लेक्स को नहीं बना सकते। अब इसमें आगे लिखेंगे, सो इट कैन बी डन या इट कैन बी कंप्लीटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। सो इट can be completed, so it can be completed directly or indirectly, directly or indirectly, directly or indirectly in a number of steps। कुछ स्टेप में क्या होगा, ये कंप्लीट होगी। और हमारा हर एक स्टेप कैसा होगा, रिवर्सेबल होगा। रिवर्सेबल होगा तो हमारा एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्म होगा। अब इसमें आगे लिखेंगे, एंड ईच स्टेप कैसा होगा, रिवर्सेबल। हर एक स्टेप कैसा होगा, रिवर्सेबल होगा। एंड ईच स्टेप विल बी रिवर्सेबल, एंड रिवर्सेबल होगा तो उसमें क्या होगा, रिवर्सेबल होगा तो उसमें इक्विलिब्रियम भी फॉर्म होगा। एंड रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम, रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेगा। इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेगा तो इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो ईच स्टेप की होगी, जो हमारा हर एक स्टेप होगा,
and each equilibrium constant of each step will represents the stability of complex and represents equilibrium condition. इक्विलिब्रियम कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा. अब इसमें आगे लिखेंगे सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ईच स्टेप. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करेगी? स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगी कॉम्प्लेक्स की. रिप्रेजेंट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताएगी. अब हम क्या बताएंगे इसमें कि जो हमारा क्या कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है, हम अलग अलग स्टेप के लिए इसको क्या बोल सकते हैं? स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट. इट इज ऑल्सो known as step wise stability constant. step wise stability कांस्टेंट. क्या करेगा ये? स्टेबिलिटी कांस्टेंट स्टेप वाइज, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो रहा है? एक से ज्यादा स्टेप में फॉर्म हो रहा है. तो इसमें ये क्या लिखा हमने, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारा काइनेटिक स्टेबिलिटी कैसी होगी? डिपेंड करेगी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पर. और जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ स्टेप्स में ये कंप्लीट होगी. क्या कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होगा ये. और जो हमारा हर एक स्टेप होगा रिवर्सिबल होगा और हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा. और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है हर एक स्टेप का, वो रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है. और जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होती है इसके लिए, किसके लिए? कि जब हम इसमें एक से ज्यादा स्टेप में कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो इसको हम बोल सकते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट. आप इसको नोट कीजिए, इसमें हम रिएक्शन के थ्रू समझेंगे इसको. स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका. देखिए इसमें आगे अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप से ही हम इसको लेके चलेंगे. फर्स्ट स्टेप से लेके चलेंगे और जब तक हमारा कॉम्प्लेक्स क्या नहीं हो जाता, स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक हम इसको क्या करेंगे? रिएक्शन को करते चलेंगे. मतलब हम इसमें कॉम्प्लेक्स बनाना है जो कैसा हो? स्टेबल हो. अब देखिए हम ऐसा एग्जांपल लेके चल रहे हैं. आप इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, कोई भी मेटल ले लीजिए, कोई भी लिगेंड ले लीजिए. आप एज अ मेटल Fe ले लीजिए, एज अ लिगेंड Cn ले लीजिए, H2O ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें. लेकिन इसमें मेन क्या है? मेन हमारा जो है प्रोसेस है. अगर आपको प्रोसेस क्लियर हो गया तो आप इसमें आगे कर सकते हैं इसको. और प्रोसेस के बाद हम इसमें क्या निकालेंगे? अभी बताया कि पहले क्या करेंगे? हम मेटल लिगेंड रिएक्ट कराएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और हर स्टेप के लिए क्या करेंगे? स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालेंगे. जो हमारा इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है. क्या है? ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है. तो देखिए इसमें पहले स्टेप से कैसे करेंगे इसको. मेटल लेना है और लिगेंड के साथ क्या कराना है? रिएक्शन करानी है. मेटल लिया, लिगेंड के साथ रिएक्शन करानी है. रिएक्शन कैसी होती है? रिएक्शन हमारी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन. रिएक्शन कैसी होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन. और क्या बना लेगा यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स बना लेगा. कॉम्प्लेक्स कैसे ब्रैकेट्स में रखा जाता है? कॉम्प्लेक्स इन ब्रैकेट्स में रखा जाता है. और ये जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारे ब्रैकेट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ये आप कमेंट करके बताइए कि ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं. और अब इसमें हम क्या करेंगे? हमने पहले स्टेप के लिए कर लिया, मतलब हमने मेटल के साथ एक लिगेंड की रिएक्शन कराई तो हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स बना. अब हम इस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या निकालेंगे? स्टेबिलिटी कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम फॉर्म होगी और जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताती है. चलिए अब इसमें कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी निकालते हैं. इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं.
फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो फॉर्मेशन के लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट लिया जाएगा। तो इसमें करिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर मेटल लिगेंड और नीचे क्या आएगा, मेटल लिगेंड, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हो गया फर्स्ट स्टेप के लिए, यानी कि बीटा 1 के लिए हमने क्या लिया, एक लिगेंड लिया है, तो ये बीटा 1 यानी कि फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल लिया। इसको कोई रिएक्शन मान लीजिए आप, मैं इसको इक्वेशन 1 मान रही हूँ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बाद में हम इनको क्या कर देंगे, कंबाइन, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ओवरऑल यानी कि टोटल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना है। चलिए स्टेप 2 कीजिए। अब एक बात इसमें बहुत ही ध्यान रखने वाली है, अब हमने रिएक्शन क्या की, स्टार्ट तो कर दी, रिएक्शन स्टार्ट कर दी, हमारा पहला कॉम्प्लेक्स बना दिया। जब हम इस रिएक्शन को आगे करेंगे तो हमें यहीं से ही आगे बढ़ना है, इसमें यहाँ से स्टार्टिंग से नहीं चलेंगे, जहां पर हम पहुंच चुके हैं स्टार्ट करने के बाद उसी के आगे चलना है। चलिए इसमें यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स लीजिए और इसकी रिएक्शन किससे करानी है, लिगेंड से करानी है, लिगेंड से इसकी रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी, रिवर्सिबल होगी तो यहाँ पे लिगेंड की नंबर कितने आ जाएंगे, देखिए एक तो यहाँ पे पहले से एक रिएक्शन हमने करा दी, तो यहाँ पे 2 लिगेंड्स हो जाएंगे। और अब क्या करेंगे, इस वाले स्टेप के लिए हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालेंगे, यानी कि बीटा 2 फाइंड करेंगे। बीटा 2 इक्वल्स टू आ जाएगा ML2। अब देखिए ये वाला हमारा एक है और ये वाला दूसरा है, इस तरीके से मान लीजिए ए और बी रिएक्ट करके बना रहे हैं सी, इस तरीके से मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ए वाला रखा जाएगा, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बी वाला रखा जाएगा। रखिए मेटल लिगेंड और ये वाला लिगेंड, प्लस नहीं प्रोडक्ट आती है यहाँ पे लिगेंड, तो ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा स्टेप्स के लिए बना सकते हैं। हमें क्या करना है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना है। मतलब देखो अगर खोल के करेंगे, इसको खोल के कैसे करेंगे, अगर हम हर एक स्टेप बना के चले एक साथ, अलग अलग हम लिगेंड ले उसमें, यानी कि पहले मान लीजिए Fe के साथ एक Cl ले लिया, FeCN हो गया, फिर इसके साथ एक और Cl ले लिया, FeCN2 हो गया। हमें क्या करना है, और ज्यादा लेके चलना है जब तक हमारा कॉम्प्लेक्स क्या नहीं हो जाता, स्टेबल नहीं हो जाता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, और इसमें आप जहां तक चाहे उस स्टेप तक ला के रोक दीजिए, 3 तक ले आइए, 4 तक ले आइए। हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फाइंड करना है, बस कि हमारा टोटल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कितना आना है। देखिए तीसरे स्टेप के लिए कीजिए, इस कॉम्प्लेक्स में ऐड कीजिए 2 है ना अभी, तो ये आप साथ साथ करते चलिए इनको। और क्या करना है, एक लिगेंड ऐड करना है इसमें। रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल। और ये वाला कॉम्प्लेक्स लिगेंड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ML3। ये हो गया हमारा तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स। अब इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट फाइंड कीजिए। स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बीटा, बीटा इक्वल्स टू ML3 और अपॉन में ML2 और L। ये हो गया हमारा तीसरा वाला स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ऐसे क्या चलती चली जाएंगी, रिएक्शंस आगे चलती चली जाएंगी जब तक हमारा कॉम्प्लेक्स क्या नहीं हो जाता, स्टेबल नहीं हो जाता। अब क्या करेंगे इसमें, हम जो लिगेंड का अटैचमेंट है हर एक स्टेप में अपना एक जगह रख रहा है। देखिए हमने क्या किया, पहले में लिगेंड अटैच किया, फिर उसके बाद दूसरा अटैच किया, फिर उसके बाद तीसरा अटैच किया। जो हमारा लिगेंड है, लिगेंड की अटैचमेंट हो रही है हर एक स्टेप में, अपनी जगह है उसकी, क्या है,
इसमें देखिए पहले लिगेंड के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे आ गया, और दूसरे के साथ रिएक्ट किया तो फिर इसके साथ जुड़ गया, फिर तीसरे के साथ रिएक्ट किया तो फिर यहाँ जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन कैसी होगी इसकी, देखिए ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, देखो मेटल लेना है, मेटल तो एक ही लेना है। कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, मेटल और यहाँ पे लिगेंड की कुछ डिजिट होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है। मेटल तो एक ही है, लिगेंड ही तो एक से ज्यादा दिए हुए हैं, तो हमें क्या लेना है, मेटल तो एक ही लेना है। और लिगेंड की डिजिट्स क्या हो रही है, हमारी लिगेंड्स हमारे चेंज हो रहे हैं, डिजिट चेंज हो रही है, मतलब एक से ज्यादा, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं आप। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NL, यहाँ पे देखिए 1 लिया, फिर सेकेंड, फिर यहाँ पे थर्ड, हम यहाँ पे n ले रहे हैं, मतलब कितने भी हम ले सकते हैं। n आ गया, रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, और कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा हमारा, MLN कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या हो गई, हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई है, ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी तो फाइंड करना है इस रिएक्शन के लिए। स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल रिएक्शन के लिए, पूरी रिएक्शन के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट, बीटा n क्या हो जाएगा, MLN अपॉन M लिगेंड n। इस तरीके से क्या आ जाएगा, हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसमें हमने क्या कर लिया, हमने पूरी रिएक्शंस के लिए, पूरी रिएक्शन के लिए मतलब यहाँ पे देखिए हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आके स्टेबल हो जाता है हमारा, तो हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, इस रिएक्शन के रेट पर डिपेंड करेगा। किसके रेट पर डिपेंड करेगा, इस रिएक्शन के, मतलब जो हमारी काइनेटिक स्टेबिलिटी होगी इस रिएक्शन के रेट पर डिपेंड करेगी, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर ये स्टेबल हो जाएगा तो, अगर ये स्टेबल नहीं है तो इसमें आप एक और लिगेंड ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड करेंगे, जैसे हमने इतने सारे प्रोसेस किए हैं ऐसे ही इसमें आगे का नेक्स्ट स्टेप भी होना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ओवरऑल निकाल लिया, मतलब हमने जितने भी लिगेंड, अभी पहले जब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हम इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर तरीके से बना सकते हैं। ये हो गया इनडायरेक्ट, यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो और इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी हमने फाइंड कर लिया। क्या फाइंड हो गया, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब आप इसको नोट कीजिए, इसमें आगे एक बहुत ही काम की चीज बताने वाली हूं मैं आपको। इसमें देखिए, इसमें आगे क्या है वो इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपको बोली। देखो इरविन ने ये बताया था, इरविन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट मतलब हर एक स्टेप का जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अभी पहले स्टेप के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट कितना आया था, बीटा 1, सेकेंड स्टेप के लिए कितना आया था, बीटा 2, फिर थर्ड के लिए बीटा 3। जो हमारी सारी रिएक्शन का स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि टोटल स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर हम बीटा n निकालें यानी कि बीटा निकालें तो वो किसके इक्वल होता है, वो हमारा इनकी प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर इनकी हम मल्टीप्लाई कर दें तब जो हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा पूरी रिएक्शन के लिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है हमारे हर एक स्टेप के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसमें अब हम आगे यही लिखने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है इसका, इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू इरविन। क्या बताया था उन्होंने, उन्होंने कहा था द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। The overall stability constant, the overall stability, the overall stability constant will be equal to the product of, equal to the product of
स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और क्या होगा वो, हम इसमें क्या लिखेंगे अब आगे, इसमें हम ये लिखने वाले हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा 1 टू बीटा 2 बीटा 3, कहाँ तक चलता चला जाएगा, बीटा n क्या होगा हमारे, कितने हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि कितने स्टेप्स के लिए, अगर यहाँ पे 5 के लिए आ रहा है तो बीटा 3 बीटा 4 और बीटा 5 आ जाएगा इनटू यहाँ पे बीटा n तक चलता चला जाएगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ये जो हमारा पॉइंट आया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके इक्वल होगा, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा क्या, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है काइनेटिक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। हमने पता किया काइनेटिक स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, और ये कैसे होता है, अलग अलग स्टेप पे होता है, अलग अलग स्टेप में होता है। और ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसके इक्वल आता है, इसके स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के प्रोडक्ट के। अब इसमें नेक्स्ट क्लास में हम इसमें करेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे, फैक्टर्स जो हमारी स्टेबिलिटी को यानी कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम इनके फैक्टर्स और कौन कौन से फैक्टर्स स्टेबिलिटी को किस तरीके से इफेक्ट करेंगे, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।